फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे दोस्तों? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चंस ऑफ द डे जीके जीएस के अंतर्गत मैं एस.टी. शुक्ला आपके बीच में प्रत्येक दिवस 10 प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला लेकर के आता हूं जो कि आपकी आगामी जो भी एग्जामिनेशन हैं उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए शो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको बता देना चाहूँगा मित्रों, एक प्रश्न आपसे क्विज के रूप में पूछा जाता है लास्ट में, जिसका जवाब आप बच्चों को देना होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर प्रश्नों का जवाब दिया करें कमेंट के माध्यम से। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हमारे ऐसे विद्वान साथी जिन्होंने अभी तक हमें फेसबुक पेज पर और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक, टेलीग्राम और उसके यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी आप अपडेटेड रहिए। ओके फ्रेंड्स, आइए पहले प्रश्न के साथ आज की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है। अर्धचंद्रमा का मतलब क्या होता है? जब चंद्रमा आधा नहीं निकलता। जैसे आपने देखा होगा ये हमारा चंद्रमा है मान लीजिए, अब चंद्रमा जो है आधा ही निकले, आधे में आपको प्रकाश दिखता है और आधे में आपको नहीं दिखता। और इस आधे में जब आप देखते होंगे शाम में जो है शुक्ल पक्ष के समय में, तो आपको लगता होगा कि जैसे इसमें पेड़ है, दुनिया भर की चीज़ें आपको दिखती है। तो देखिए, जिसको हम हाफ ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं, तो हाफ ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो होती है वो समकोणीय होती है। समकोणीय का मतलब आपने देखा, जैसे कोई चीज़ ऐसे पर्टिकुलर कट जाएगा, मान लीजिए जैसे ये आपका है हाफ है, इसको हमने काट दिया, समकोण पर काटने का प्रयास करें, जैसे इसको इस तरीके से काट देंगे और यहाँ अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो इनके बीच का जो आपको एंगल दिख रहा है वो कितने डिग्री का दिख रहा है? 90 डिग्री का। तो चाहे अर्ध चंद्रमा की बात चाहे सूर्य की भी बात करता, तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति दोनों जो होती है वो 90 डिग्री ही होती है, 90 अंश ही होती है। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? जैसा कि आपको पता है, वर्ष 2006 की बात है, वर्ष 2006 में प्लूटो, कौन से ग्रह को भैया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिए जाने के पश्चात सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कुल ग्रहों की संख्या जो है अब 8 रह गई है। पहले कितने थे? 9 थे, लेकिन अब एक निकल गया, तो अब कितने बचे? 8 ही बचे। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ आपका बी, 8 हुआ। अच्छा, इन 8 ग्रहों के नाम अगर जानने का प्रयास करें सीक्वेंस से, तो आपका हो गया बुध, बुध के बाद आपका आता है शुक्र, जिसको भोर का तारा, और उसके बाद शाम का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह पे लाल मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका आता है बृहस्पति, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आपका आता है नाम शनि, शनि के बाद अरुण, और उसके बाद हो गया आपका वरुण, अरुण के बाद क्या हो गया? वरुण। तो एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे नियरेस्ट ग्रह कौन से है? तो नियरेस्ट ग्रह जो है पृथ्वी से अगर आप देखेंगे तो नियरेस्ट ग्रह में आपका जो है पृथ्वी से नहीं, सूर्य की स्थिति से देखेंगे तो नियरेस्ट ग्रह बुध है, और उसके बाद दूर कौन सा है? वरुण है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछा जा सकता है कि सौर प्रणाली के सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं? तो सबसे बड़ा ग्रह सौर प्रणाली का जो है वो बृहस्पति है। अगर आप इस स्थिति में देखेंगे कि बड़ा की स्थिति के अनुसार इसको हम अगर क्रमबद्ध तरीके से करें तो सबसे पहले स्थान पर आपका आ जाता है बृहस्पति। कौन सा ग्रह आएगा? बृहस्पति आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। अभी इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो हो गया आपका ऑप्शन बी, 8 हुआ। आगे बढ़ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपका वही ग्रह की तरीके से जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा उसी तरीके से प्रश्न है। क्वेश्चन कह क्या रहा है? सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम
क्रम है। अब देखिए, तो पहले आप क्रम देख लीजिए जो इसमें सही जवाब आपको हमको दिखे। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद आता है अरुण, अरुण के बाद आता है वरुण, फिर उसके बाद आपकी है अपनी ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद भैया मंगल, और मंगल के बाद है बुध। ये है ग्रहों की बड़े स्थिति, यानी बड़े ग्रहों की जो स्थिति है उस तरीके से है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, जो कि सूर्य का निकटतम ग्रह जो है क्या है, वो है बुध, जो कि पृथ्वी जो है सबसे छोटा भी ग्रह है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सौर मंडल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, वो भी है बुध। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो ग्रह हैं आपको पता है कि वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। क्यों? क्योंकि प्लूटो को 2006 में निकाल दिया गया था। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है आपसे वो ये है कि सूर्य की परिक्रमा तो सभी ग्रह करते हैं, सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक मैप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये आपकी मान लीजिए मैप है। ये क्या है मित्र? मैप है। ये मैं आपको मैप की तरह बना के दिखाता हूँ। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बहुत ही अच्छे पॉइंट की तरफ मैं आपको संकेत कर रहा हूँ, आप समझिएगा। मान लीजिए सपोज दैट ये आपका सूर्य का ग्रह सूर्य है। क्या है ये? सूर्य एक टिमटिमाता हुआ तारा है। तो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं कौन कौन से ग्रह? सभी ग्रह करते हैं। सभी ग्रह कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस पश्चिम से बढ़ेंगे, किधर की ओर बढ़ेंगे? पूर्व की ओर बढ़ेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, वो ग्रह कौन हैं जो पूर्व से पश्चिम की, यानी पूरब से बढ़ेंगे किधर? पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, यानी उल्टा की तरफ होता है। कौन कौन से ये ग्रह हैं? तो इनके नाम आप नोट कर लीजिए। शुक्र व अरुण, शुक्र व अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं, बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व करते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? अब देखिए किन का कोई उपग्रह नहीं है, तो आपको देखिए ऑप्शन दिख रहा है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट। तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है। अब अच्छा थोड़ा सा कुछ पॉइंट इसी के साथ जान लेते हैं। बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम, बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा भी ग्रह है, यानी सबसे निकटतम भी है यानी छोटा भी है। पहला क्वेश्चन तो ये छोटा है, दूसरा ये क्या है? निकटतम, निकटतम भी है। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र आपका, जिसको वेनस कहते हैं, सूर्य से दूसरा निकटवर्ती ग्रह है शुक्र। कौन सा? शुक्र, जिसको वेनस कहते हैं, सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है, जो कि एक परिक्रमा शुक्र कितने दिनों में करता है? 225 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 225 डेज में करता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र, यानी मरकरी और आपका जो है वेनस जो है, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ग्रह बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, या फिर बृहस्पति के उपग्रह कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन से हैं। तो इस पे हम वैसे बहुत ही विधिवत तरीके से आपको बताएंगे भी, फिर भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा मित्रों। बृहस्पति जो है सबकी सबसे बड़ा ग्रह है। इसके टोटल 67 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 67 उपग्रह है, जिनमें आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमिडे आदि प्रमुख ग्रह हैं। जबकि अगर इसी में हम अगर बात कर ले मंगल के बाद में, तो मंगल ग्रह जो है इसके जो है उपग्रह का नाम जो है डीमोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। बाकी और भी हैं, उनके बारे में हम
क्लास में बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। प्रश्न नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। आपका नाम आ गया, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया भी था। शुक्र, वीनस जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित ग्रह है, इसीलिए यह पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। इसे शाम का तारा इवनिंग स्टार और सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, या इसीलिए इसको हम ऐसी स्थिति में ऐसा नाम देने का प्रयास करते हैं, या ऐसा नाम भी इसका है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? यहाँ पर देखिए पृथ्वी के निकटतम तारा की बात कर रहा है आपसे, सूर्य, अल्फा सेंचुरी, ध्रुव, चित्रा। मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको बताना चाहूँगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है वो सूर्य है। बच्चे आप सूर्य को देखते हो बड़ा छोटा दिखाई देता है। आप सोचिए, आप ये कहते कि सूर्य बहुत बड़ा है। सूर्य क्या है? बहुत बड़ा है, लेकिन सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं। सूर्य क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकटतम है, इसलिए सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है और हमें जो है दिखता है कि ये सूर्य बहुत बड़ा है। आइए थोड़ा सा कुछ ग्रहों के, कुछ तारों के बारे में और अच्छे से विधिवत जान लेते हैं। तो पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी से 10 सर्वाधिक निकटतम एवं दीप्तिमान तारों की सूची हम बनाते हैं। आइए सबसे पहले अगर देखें तो आप अल्फा, इसको नोट कर लीजिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ। अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, इसकी जो पृथ्वी से दूरी है प्रकाश वर्ष में, देखिए मैं प्रकाश वर्ष में दूरी बता रहा हूं मित्रों, क्योंकि आप जब भी पिंड की दूरी निकालते हैं तो किस में निकालते हैं? प्रकाश वर्ष में ही निकालते हैं। 4.3 प्रकाश वर्ष है। फिर उसके बाद आता है नाम साइरस। साइरस, साइरस जो तारा है इसकी जो पृथ्वी से दूरी है, पृथ्वी से दूरी प्रकाश वर्ष में है, वो है 8.8 प्रकाश वर्ष। फिर उसके बाद साइरस के बाद आता है नाम प्रोसियन। प्रोसियन, प्रोसियन की जो डिस्टेंस है वो है 11.0 प्रकाश वर्ष। फिर प्रोसियन के बाद नाम आता है वेगा। इसको नोट करते जाइए फ्रेंड्स, वेगा। वेगा की जो डिस्टेंस है वो है 26 प्रकाश वर्ष, यानी 26 लाइट ईयर। फिर वेगा के बाद नाम आता है, वेगा के बाद नाम आ जाएगा आर्कटरस। आर्कटरस जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो है 36.0 प्रकाश वर्ष। मैं देखिए एक सीक्वेंस में लिखता जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलिए। अल्फा सेंचुरी, साइरस, प्रोसियन, वेगा, आर्कटरस। इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से देखिए आप लोग कैपला। कैपला की जो डिस्टेंस है वो है 46 प्रकाश वर्ष। कैपला के बाद आता है, कैपला के बाद नोट करिए कैनोपस। कैनोपस, कैनोपस की जो डिस्टेंस है वो है 98 प्रकाश वर्ष। कैनोपस के बाद नाम आएगा अकर्नर। अकर्नर, अकर्नर जो है इसकी जो डिस्टेंस है 114.0 लाइट ईयर है। सोचिए कितने दूर हैं ये। इसके बाद नाम आता है बेटेलगीज। बेटेलगीज, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 300 लाइट ईयर। उसके बाद है रीजल। रीजल 900 यानी 900 प्रकाश वर्ष। अब जरा मित्र आप कल्पना करिए, हम इस छोटी सी पृथ्वी पर रह करके ये विचार करते हैं कि हमारी पृथ्वी से, हमारी धरा से बड़ा कोई संसार नहीं है, इसी को ही हम अपना सब सर्वस्व मान लेते हैं। लेकिन संसार ये जो है, ब्रह्मांड जो है, सोचिए कितना बड़ा है। तो कभी आप कल्पना करिए। हमने आपको बताया क्या, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? तो सबसे निकट जो है आपका सूर्य है। बाकी हमने आपको बता दिया। फिर आपका देखिए अल्फा सेंचुरी है, फिर उसके बाद साइरस, फिर उसके बाद आपका प्रेसियन, फिर आपका वेगा, फिर आपका आर्कटरस, फिर आपका कैपला, फिर आपका कैनोपस,
फिर अकर्नर, फिर उसके बाद बेटे लगेज, फिर आपका है रीजनल रीजल। तो हमने आपको 11 तारों के नाम बता दिया, एक स्थिति के अनुसार से जो जिस सीक्वेंस में है, जिसके बीच की जितनी डिस्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया। अच्छा प्रश्न था इसलिए हमने आपको बताया। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां आपके सामने है, सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सौर मंडल की किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है। देखिए, समानता आदमी की किससे होती है, हमेशा पड़ोसी से होती है। आपका सबसे अच्छा दोस्त भी आपका पड़ोसी ही हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका अपना पड़ोसी ही हो सकता है। आपके सुख दुख में सबसे पहले वही पहुंच सकता है, तो इसलिए सबसे अधिक समानता हमें हमेशा बगल वाली से ही। तो सौरमंडल में शुक्र ग्रह को आप जानते हैं, सौर मंडल में शुक्र ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है, क्योंकि इसका आकार, घनत्व, द्रव्यमान व व्यास पृथ्वी के समान है। इसीलिए ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जुड़वा बहन किसको कहा जाता है भैया, इसी को ट्विन सिस्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कौन है, आपका वीनस है, यानी शुक्र ग्रह है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, हॉट प्लैनेट कौन सा है। मित्र, ऐसी स्थिति जब आपके बीच में आती है, हॉट की बात आती, तो वहां पर भी शुक्र का ही नाम आता है। उसका रीजन बताता हूं। बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि इस पर वायुमंडल का बहुत पतला आवरण पाया जाता है जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को नहीं रोक पाता है। शुक्र यह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से निर्मित बादलों की एक मोटी परत से ढका हुआ है, जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इस प्रकार शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, हॉट प्लैनेट भी है, ये भी आप जानते रहिए। अच्छा प्रश्न है, मैंने कई सारे प्रश्नों को एक साथ ही आपको बता भी दिया है, तो ये आप जानते हुए चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए प्रश्न नंबर 8वां आपके सामने, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। तो अरुण ग्रह, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरेनस ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में, कब, 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल, आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में, कौन भैया, विलियम हर्शेल ने की थी। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अभी ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर कितने वलय हैं पूछा जाता है, तो इस ग्रह के चारों ओर 9 वलय हैं। कितने वलय हैं, 9 वलय हैं, जिनमें जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं अल्फा, बीटा, गामा, और उसके बाद आपका हो गया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और उसके बाद एप्सिलॉन प्रमुख हैं। एप्सिलॉन प्रमुख हैं। हमारे जो नोएडा वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता है अल्फा, बीटा, गामा वहाँ पर स्थान है परी चौक के आसपास से, तो आपको पता है मित्रों, अल्फा, बीटा, गामा, और उसके बाद ये आपका हो गया डेल्टा, एप्सिलॉन, ये प्रमुख जो है इसके क्या हैं, वलय हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम का मतलब क्या होता है, आउटर परत को क्या कहते हैं। तो सूर्य के धरातलीय ऊपरी मंडल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, 3 मंडल में। आपको उन 3 मंडलों का नाम बताना चाहूँगा। एक तो हो गया आपका प्रकाश मंडल, दूसरा हो गया आपका वर्णमंडल, एवं तीसरा जो होता है किरीट, जिसको हम कोरोना कहते हैं। अभी इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप समझिए, पहला प्रकाश मंडल, दूसरा वर्णमंडल, तीसरा किरीट, जिसको हम कोरोना कहते हैं। संवहनीय मेखला की सतह, किसकी, संवहनीय मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में वर्णमंडल,
जिसको हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्या? क्रोमोस्फेयर का विस्तार पाया जाता है जो सूर्य का वायुमंडल है। कोरोना जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, किरीट जिसको कहते हैं, किरीट यानी कोरोना, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है जो वायुमंडल के ऊपर पाया जाता है। इसमें विरल किंतु अति तप्त गैसें होती हैं। कोरोना केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। निकट भविष्य में कोरोना के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा आदित्य एल एक ग्रह भेजा गया था। आदित्य एल एक उपग्रह था जो इसे भेजा गया था। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ आपका सी। एक प्रश्न और इसी के साथ जान लेते हैं। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है, तो आप नोट कर लीजिए सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसके केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का उत्सर्जन होता है। इसीलिए इसको आग का गोला, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यानी सूर्य को आग का गोला कहने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ। वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है? अब देखिए, पृष्ठीय ताप किस ग्रह की सर्वाधिक है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने सूर्य का पृष्ठीय ताप बता दिया, लेकिन अब यहाँ पर ग्रहों के बारे में पूछा जा रहा है। तो सूर्य से अपनी निकटता के कारण सौरमंडल के ग्रहों में बुध जो है, ये जो आपको दिख रहा है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, MERCURY, मरकरी जो है, मरकरी का पृष्ठीय ताप सरफेस टेम्परेचर सर्वाधिक है। इसके पश्चात जो है शुक्र आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, इसी तरीके से स्थान बदलता जाता है। यानी जो जिस स्थिति के अकॉर्डिंग है उसको उसी के अकॉर्डिंग ही रख दिया जाता है। और आपको मैंने बताया ही कि मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, किसके कारण जाना जाता है? तो लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है, इसीलिए इसे लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसकी जो घूर्णन गति है पृथ्वी की घूर्णन गति के लगभग समान है। यानी मंगल ग्रह की घूर्णन गति और पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग क्या है मित्रों? समान है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। देखिए, किसी भी स्थान की बात कर रहा है कि जो मानक समय का आधार होता है, किसी स्थान का मानक समय। मानक समय का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है, इस पर बातें हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रधान मध्याह्न देशांतर, जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, ये किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेता हूं। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पे आपने देखा होगा कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है और यहाँ पर आपका ये जो रेखा होती है इसको यामोत्तर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ये क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है इसी को प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व के सभी देशों का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम इसी रेखा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी रेखा के नाम से? ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की राजधानी लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान इसी रेखा पर स्थित है, जहां राजकीय वेधशाला स्थित है। यह रेखा कितने देशों से होकर के जाती है? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये टोटल 8 देशों से होकर के जाती है। कितने? 8 देशों से होकर के गुजरती है। एक तो आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम के बाद आपका नाम आ जाता है फ्रांस के बाद हो गया स्पेन के बाद हो गया अल्जीरिया के बाद आता है नाम माली, अल्जीरिया के बाद माली के बाद जो है नाम आता है बुर्किना फासो। उसके बाद जो नाम आता है उसका नाम है टोगो और उसके बाद है घाना और एक देश है आपका अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका जो है ये दक्षिणी ध्रुव का नाम है। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव का नाम है। यानी आपने देखा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं या प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा कहते हैं, जिसके द्वारा किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार बनता है या लिया जाता है। तो ये अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं एक चीज़। अच्छा, दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता था, जो इम्पोर्टेंट बन सकता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है। चूँकि हम जानते हैं पृथ्वी 1 अंश देशांतर की दूरी तय करने में, हमने इसको कैलकुलेशन के साथ बताया हुआ है ज्योग्राफी के पार्ट में, तो पृथ्वी 1 अंश देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लेती है, तथा ग्रीनविच मानक समय यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। इस प्रकार भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच के कितने डिग्री से जाता है भैया? 82 सही 1/2 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व। इसका कहने का मतलब क्या होता है? 82.5 अंश होता है। अगर आप 82.5 अंश में 4 से गुणा करेंगे तो 330 मिनट हो जाएगा। 330 मिनट बराबर होता है 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट, यानी कहने का मीन्स क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है, तो 5.5 घंटा क्या होगा? आगे है। क्या है मित्रों? आगे है। आगे पीछे का हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही प्यारा प्रश्न बड़े ही प्यारे अंदाज में आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? अभी अभी हमने आपको बताया कि देशांतर रेखा के बारे में आपने देखा। भूमध्य रेखा जो होती है मित्रों, अगर आपको ये दिखाता हूँ, जैसे ये रेखा आप देख रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, इसी को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा के नाम से जाना जाता है मित्र? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी तक हमने यामोत्तर के बारे में बताया कि प्रधान यामोत्तर देशांतर रेखा 8 देशों के साथ जाती है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, यह 13 देशों के साथ होकर जाती है। कितने देशों के साथ? 13 देशों की सीमा को टच करता है। अगर उन 13 देश का नाम आपको पता होना चाहिए, एक तो आपका हो गया इक्वेडोर। इक्वेडोर के बाद आता है कोलंबिया। कोलंबिया के बाद जो है नाम आता है ब्राज़ील। कोलंबिया के बाद हो गया तीसरा ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद हो गया आपका साओ टाम व प्रिंसिप। और उसके बाद आता है गैबान कांगो गणराज्य। उसके बाद जो है 4 हो गया, 5वां हो गया आपका लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। इसके बाद जो है नाम आता है युगांडा के बाद जो है 7वें नंबर पर आपका आ जाता है केन्या के बाद जो है आपका है सोमालिया के बाद आता है नाम मालदीव। उसके बाद है 10वां इंडोनेशिया। और उसके बाद जो है आपका हो गया इंडोनेशिया और हो गया किरीबाती। तो देखिए 13 देशों के साथ मैंने बताया आपको कौन कौन सा हो गया, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टाम व प्रिंसिप। उसके बाद गैबान में, देखिए गैबान में हमने नंबर नहीं लिखा, कामा लगा दिया था, तो 11 ये हो गए थे, 12वां एक देश ये हो गया, 12 नंबर हो गया आपका गैबान कांगो गणराज्य। फिर लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। उसके बाद है युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। अतः कह सकते हैं कि अब ये क्या हुए 13 देश हैं। ये 13 देश हैं जिनसे होकर के भूमध्य रेखा क्या होती है, गुजरती है। अब इसमें कौन सा ऐसा देश है जो नहीं दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा है मैक्सिको।
कीनिया यानी केन्या भी दिख रहा है, इंडोनेशिया भी दिख रहा है, ब्राज़ील भी दिख रहा है, मेक्सिको नहीं दिख रहा है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्नों का ये संकलन प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे आपके बीच में आता है मित्रों। तो आप प्रयास किया करिए कि ये शो जरूर देखा करिए, आपके आगामी एग्जामिनेशंस के लिए ये रामबाण साबित होगा। जो भी प्रश्न हम लेते हैं जिस संकलन का, उस दिन उसी संकलन से हम 10 प्रश्नों को लाते हैं जो आपके लिए, आपके आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए प्रश्न पर चर्चा करते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अब देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है? थोड़ा सा आपको जैसा कि ग्लोब का चर्चा करूं, ये ग्लोब है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा हो गई। और ये अगर आप 23.5 डिग्री ऊपर चलेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ चलेंगे तो ये आपका कर्क रेखा होती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जिसको कैंसिल लाइन बोलते हैं। और अगर हम 23.5 डिग्री नीचे की तरफ चलेंगे साउथ में, तो ये आपकी हो गई मकर रेखा। कौन सी रेखा हो गई? मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न हो गया। और इसको तो आपने देखा ही कि ये कौन सी है आपकी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है। यानी अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरते हैं? तो ये तीनों जिस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, इसको कौन सा महाद्वीप कहते हैं मित्र? तो इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से केवल भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। अब देखिए, तीनों की बात कर रहा था, इसलिए अगर दक्षिण की बात करें, इन दोनों की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन दोनों की बात करें, तो इससे केवल और केवल जो है अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा, वैसे जो ये डिग्री होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। और ये इस तरफ जो होता है इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन जो होता है अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अंध महासागर में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। यूरोप में केवल कर्क रेखा तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल मकर रेखा गुजरती है। एक प्रश्न ये भी अच्छा बनता है हर बार। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 की तरफ लाते हैं बहुत ही अंदाज के साथ आपके बीच में। चौथा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अभी हमने आपको इसके पहले समय रेखा के बारे में बताया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन की बात आपसे कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मित्र, प्रशांत महासागर से होकर के ये रेखा खींची गई है। एक बात बताना चाहूँगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 अंश विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। यह रेखा सीधी न होकर विभिन्न स्थानों पर मुड़ी हुई है, क्योंकि जहां कोई स्थल भाग पड़ता है वहां इसे मोड़ दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अच्छा प्रश्न है, आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? किसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो सामान्यतः एक वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म शीत ऋतु में बांटा गया है। किसमें? ग्रीष्म शीत ऋतुओं में बांट दिया गया है। ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण जो होता है वो पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होना। कितना? पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होना तथा पृथ्वी की सूर्य के सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन करना। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। यानी क्वेश्चन नंबर 5वें का जो सही जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन ए। आइए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? रात और दिन बराबर होते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार कई सारे एग्जामों में आपके पूछा जा चुका है। इसलिए देखिए मित्रों, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ त्रुटि लग रहा है। बिल्कुल देखते हैं, नहीं सही है 23 सितंबर। 23 सितंबर ही होगा सही जवाब। बिल्कुल जिन बच्चों ने 23 सितंबर जवाब दिया है बिल्कुल सही है। आपको बताना चाहूँगा मित्रों, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, कुछ पॉइंट लिख लीजिए। 21 मार्च को सूर्य जो होता है उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहाँ होता है? सूर्य उत्तरी गोलार्ध
सूर्य उत्तरी गोलार्ध में तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। किस में होता है मित्र? दक्षिणी गोलार्ध में। 23 सितंबर को, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में, 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है या प्रवेश करता है, या प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इन दोनों तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन एवं रात होते हैं, यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो आज आप जान जाइए, उसका कारण मैंने बता दिया कि क्यों, ऐसा कारण क्या है। तो दिए गए प्रश्न में आपको 23 सितंबर अकेले दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी हुआ। अगर मान लीजिए कल को 23 सितंबर नहीं दिया होता, 21 मार्च होता, तो 21 मार्च भी होता था। यानी आप अपनी जानकारी के लिए समझ जाइए, आपसे क्वेश्चन कहे कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों तिथियों को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7वें पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। अभी तक तो आपने देखा कि पृथ्वी की बात हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर हो रहा है वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। यानी किसी स्थान का नहीं पूछा जा रहा है कि किस जगह होता है, वर्ष भर में कहाँ होता है। तो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा पर देखिए, भूमध्य रेखा को और एक रेखा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको कहते हैं। तो विषुवत रेखा 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक है, जो सभी देशांतरों के अतिरिक्त एक बृहत वृत्त है। वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्ष भर रात और दिन की अवधि बराबर लगभग 12-12 घंटे की होती है, इसलिए यहाँ शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन एवं रात की अवधि मौसम के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 8वीं की तरफ। 8वां प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन शीत अयनांत, कभी कभी पूछा जाता है किस अयनांत में? शीत अयनांत। शीत अयनांत कहने का मीन्स क्या होता है? विंटर सोलिस्टिस जो होता है, अर्थात ये जो स्टार्टिंग लेता है वो होता है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को। तथा सबसे बड़ा दिन, ये तो पूछा क्या है? सबसे छोटा दिन। तो सबसे छोटा दिन आप जान जाइए 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। किस अयनांत में? तो ये भी आप समझते रहिए, शीत अयनांत। शीत अयनांत में, विंटर सोलिस्टिस में, अर्थात 22 दिसंबर को। तथा बड़ा दिन ग्रीष्म अयनांत, समर सोलिस्टिस में 21 जून को होता है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 21 जून को सबसे बड़ा होता है। और किस में होता है? शीत की जगह यहाँ आपका आ जाता है नाम ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत यानी समर सोलिस्टिस, अर्थात 21 जून को होता है। इसके विपरीत अगर बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 21 जून को तथा सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ये तो हमने बात किया किसमें? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध, जैसे हमारा जो भारत देश है वो किस गोलार्ध के अंतर्गत आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। किस में आता है मित्र? उत्तरी गोलार्ध में आता है। लेकिन यही अगर आपको मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध ना दे के दक्षिणी गोलार्ध दे देता तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। 21 जून जो है जहां सबसे बड़ा दिन है, 21 जून को सबसे बड़ा, ये क्या होता है? तब यही छोटा हो जाता है, 21 जून को सबसे छोटा और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा हो जाता है। तो आप ऐसे समझते रहिए। ज़्यादातर जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उत्तरी गोलार्ध का ही पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे दक्षिणी गोलार्ध नहीं पूछा जा सकता, वो भी पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? आइए देखिए मित्र, आपको बताना चाहूँगा, अभी अभी आपने देखा कि 21 जून का जो समय होता है, 21 जून को जो समय होता है उस दिन क्या होता है?
आपको पता है 21 जून में गर्मी का महीना होता है। गर्मी के महीने में 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। कहाँ पर? हमारे जो है उत्तर भारत में या उत्तर में। तो यहाँ भी क्वेश्चन आप समझिए, जब बड़ा दिन होगा तो सूरज की किरणें लंबवत चमकेंगी, तो उसमें परछाई क्या होगी? बहुत कम बनेगी, बहुत कम बनेगी। समझिए, दूसरी तरह समझिए, सूर्य जब किसी स्थान पर लंबवत दूरी पर होगा तो सबसे छोटी छाया बनेगी। 21 जून जिसको ग्रीष्म अयनांत में हमने बताया को सूर्य कर्क रेखा पर, किस रेखा पर? कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप कर्क रेखा पर दोपहर की सबसे छोटी छाया 21 जून को होती। क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत ही तगड़ी धूप होती है। आप ट्राई कर लीजिएगा, धीरे धीरे जून का महीना आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 10वीं की तरफ। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? बताइए। जेम्स जीन्स, एच अल्फा वेन, एफ होयल, ओ सिम्ड। तो बताना चाहूँगा आपको, रूसी वैज्ञानिक, किसका नाम आता है इसमें? रूसी वैज्ञानिक ऑटो सिम्ड। ऑटो, वैसे ये ओ सिम्ड लिखा है, इसको पूरा नाम इनका आप लिख लीजिए मित्रों, ये होना चाहिए था ऑटो सिम्ड। क्या है? ऑटो सिम्ड, ये पूरा नाम है इनका, ऑटो सिम्ड। उसमें शार्ट में लिखा हुआ है। रूसी, कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? रूस के थे। रूसी वैज्ञानिक ऑटो सिम्ड ने वर्ष 1945 में, आपसे पूछा जाए कब, कौन सी ईस्वी में? 1945 में आंतरिक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना के अनुसार जब सूर्य आकाश गंगा के समीप से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस तथा धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूल कणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब मित्रों ऑप्शन डी हो गया। आइए बढ़ जाएंगे। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? आपको पता है विश्व भूगोल के अंतर्गत आने वाला ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। चाहे आप टेट की परीक्षा देख लीजिए, चाहे आप सिविल की परीक्षा देख लीजिए, या आप आगामी लेखपाल के एग्जाम के लिए बात कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी प्रश्न पे चर्चा नहीं करूंगा। इससे जितने भी प्रश्न निकलते हैं 2-4 प्रश्नों को और निकालने का भी प्रयास करूंगा। चलिए देखता हूं भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो पहली चीज़ तो आपको भूकंप का मुख्य कारण क्या है, इस पर आने से पहले एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भूकंप को और किन किन नामों से जाना जाता है। पहला प्रश्न तो यही आप समझ जाइए, भूकंप होता क्या है यही समझ जाइए। तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है मित्र पृथ्वी का कांपना या हिलना। अगर हम हिंदी की तरफ से थोड़ा सा बात करें तो भूकंप का मतलब हिलना होता है। जैसे आप देखने कुछ हिला तो हम कहते हैं भूकंप आ गया। तो यह एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया का प्रतिफल है जिसके द्वारा भूतल में हलचल पैदा होने के परिणाम स्वरूप कंपन होता है। तो आप यही जान लीजिए, आपसे कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भूकंप को और किस नाम से जाना जाता है, भूकंप को और क्या कहते हैं। तो भूकंप का मतलब हिलना या आप कह सकते हो कंपन। एक प्रश्न तो ये निकला। दूसरा प्रश्न आपका यही है कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है, यानी किसके कारण भूकंप होता है। तो भूकंप की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख निम्नलिखित कारण हैं, उन कारणों पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक कारण तो आपका आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं कि जल्दी से मैं आपको जवाब दे दूं। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो क्रिया आती है उसको बोलते हैं भूसंतुलन। भूसंतुलन के बाद जो क्रिया आती है इस पे मैंने चर्चा भी किया है पिछले पार्ट में, भ्रंशन। क्या कहते हैं इसको? भ्रंशन। भ्रंशन के बाद जो क्रिया आती है उसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी के बाद आता है आपका प्रत्यास्थ पुनश्चलन, और इसके बाद आता है जलीय भार। जलीय भार के बाद आता है
उल्कापात, उल्कापात। उसके बाद आपका हो गया परमाणु बमों का परीक्षण, परमाणु बमों का परीक्षण, परमाणु बमों का परीक्षण। तो देखिए ये भूकंप के मुख्य कारण हैं, आप यही समझ जाइए। अब कारण यही आपसे पूछा क्वेश्चन कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है, तो इतने सारे कारण हैं। अब इसमें आप देखिए कि कौन सा कारण आपको मिल रहा है। अनाच्छादन की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जमीन नहीं कट रहा है। विवर्तन की, तो बिल्कुल यही सही जवाब हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए मिला है ना प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिक या विवर्तनिक, तो यही आपका ऑप्शन में मिल रहा है। ना तो भू परिभ्रमण होगा ना भू घूर्णन होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो हुआ ऑप्शन बी विवर्तनिक। लेकिन आप समझ जाइए मित्र, कहीं पे हो सकता है कि आपको विवर्तनिक ही ना दिए, इसमें से कोई भी कारण आपको दिया जा सकता है। आप समझते हुए चलिए। ज्वालामुखी क्रिया, भू संतुलन, भ्रंशन, प्लेट विवर्तनिकी, प्रत्यास्थ पुनश्चलन, जलीय भार, उल्कापात, परमाणु बमों का परीक्षण, ये सभी हैं भूकंप के मुख्य कारण। एक बात, दूसरी बात मित्रों आपको बताना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड जो एक प्रश्न और आपका निकलता है, कई बार आपसे पूछता है कि अधिकांश विध्वंसकारी भूकंप का कारण सामान्यतः क्या होता है। ये तो सिंपल भूकंप की बात करा, यही अगर यहाँ पर एक वर्ड में लिख देता विध्वंसकारी, विध्वंसकारी का मतलब क्या होता है, बहुत खतरनाक जो भूकंप आते हैं, ऐसे जो भूकंप होते हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी ये जो है सबसे खतरनाक होता है। अगर देखा जाए तो इसका जो है, इसमें वैसे 15 गतिशील प्लेटें होती हैं, उनके बारे में अगर देखेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, लेकिन बस इतनी सी आप जानते रहिए बातें। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतया क्या होता है, तो होता है प्लेट विवर्तनिक। एक चीज, दूसरा और एक प्रश्न आपसे इसी में पूछा जा सकता है मित्र, ये देखिए आपको दिख रहा है ना ज्वालामुखी क्रिया, ये ज्वालामुखी क्रिया होती क्या है, इसका संबंध कहाँ से आता है, तो बताना चाहूंगा। जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के आंतरिक भाग में ठंडा होकर जम जाता है तो कई भू आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करूं बैथोलिथ, लौकेलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल्वा डाइक, तो आपसे क्वेश्चन क्या कह सकता है, ज्वालामुखी क्रिया के लिए प्रश्न आपसे बना के कह सकता है कि लौकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है, तो ज्वालामुखी क्रिया से है। किससे है मित्र, ज्वालामुखी क्रिया। अच्छा, ये ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती हैं, इसी से एक प्रश्न और पूछा गया है सागर से रिलेटेड कि ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो सामान्यतः ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मित्र, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और भी जैसे एक कारण मैं बताऊं, आपको याद होगा 2014 की घटना भी याद नहीं, भूला नहीं होगा आपको, सुनामी लहर के बारे में आपने सुना होगा। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल समुद्र में उत्पन्न था, तो आप यही समझिए कि समुद्र के नीचे जब भूकंप आया उसी को सुनामी का नाम दिया गया। आपसे पूछा जाए तो आसान शब्दों में आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलते चलते एक प्रश्न और समझ लेते हैं। कई बार पूछा गया है कि भूकंप के परिणाम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप के मापने का जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं मित्र, सिस्मोग्राफ, या जिसको हम भूकंप लेखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं। इसके वैसे मुख्यतः 3 स्केल होते हैं, राशि फेरल स्केल, उसके बाद मर्केली स्केल और तीसरा होता है रिक्टर स्केल। अब ये राशि फेरल स्केल जो होता है, अगर इसमें मैं बात करूं तो मापक इसका होता है 1 से 11, मर्केली स्केल जो होती है 1 से 12 मापक होता है और रिक्टर स्केल जो होता है 0 to 9 मापक के अंतर्गत होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपसे पूछ लेता हूं, भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो भूकंप केंद्र के नीचे का जो बिंदु होता है उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, फोकस कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक खूबसूरत अंदाज में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन क्या करा है, संसार की छत किसे कहते हैं। देखिए मित्र, आपको फिर से बता देना चाहूंगा, ऐसे हमारे साथी जो किसी भी वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हों, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक सुबह 5 बजे आप एसपी शुक्ला एजुकेट पर आइए, 10 प्रश्नों का ऐसा सेट आप पढ़िए, इसका आप कलेक्शन करते जाइए, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड करते जाइए। आप विश्वास मानिए मित्र, आगामी जो भी एग्जामिनेशंस हैं, अगर आपने इस शो को अगले 1.5 महीने या 2 महीने, मैं कहूँगा आप मेरी राय मानिए, अगर 2 महीने का मतलब क्या होता है, 30 × 2 = 60 दिनों तक अगर आपने देख लिया तो विश्वास मानिए जीएस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप पीसीएस का एग्जाम घर बैठ के प्री का एग्जाम निकालोगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको वादा देता हूं कि पीसीएस का एग्जाम हुआ, लेखपाल का एग्जाम हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी का हुआ, इन सभी एग्जामों को आप घर बैठे निकालेंगे। तो आप देर ना करिए, इसको जरूर से जरूर पढ़ा करिए। ओके, बाकी हमारे यहाँ लेखपाल का बैच फ्री चल रहा है मित्रों, जो भी प्रवेश चाहते हैं मैं नंबर लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, 9415-800-659, 9415-800-659 पर लेखपाल का बैच फ्री चल रहा है। मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है। और हमारे यहाँ पीसीएस के लिए, बीईओ के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज भी बन चुके हैं, उसके लिए भी आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या करा है, संसार की छत किसे कहते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, संसार की छत। तो पामीर का पठार आपने देखा होगा, ऑप्शन सी, पामीर पठार तिब्बत के पठार का ही एक भाग है, जो मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वतमाला है। इस पठार की रचना हिमालय, तियनशान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश पर्वत श्रेणियों के संगम से हुआ है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसे संसार की छत कहा जाता है। तो आज आप जान जाइए, पामीर का पठार जो है ये विश्व का सबसे, लिख लीजिए ये पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसको संसार की छत कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भैया तीसरा प्रश्न जल्दी से आओ, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो बिल्कुल वोल्गा। आप बच्चे जवाब भी देते रहा करिए। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, यूरोप महाद्वीप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। और इसकी अगर लंबाई हम आपको बताना चाहेंगे तो 3530 किलोमीटर, 3530 किलोमीटर है। यह वल्दाई पहाड़ी से निकलकर रूस के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में निकलती है। तो कई बार पूछा जाता है कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, तो भैया नोट कर लो, लगे हाथ हमारे साथ आप भी। वल्दाई पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी से निकलती है, वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और मिलती कहाँ है जाकर के, कैस्पियन सागर आपको पता है बहुत ही खारे पानी की सागर के लिए प्रसिद्ध है, तो कैस्पियन सागर में जाकर के मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रश्न पर। चौथा क्वेश्चन, निम्न में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है, जिसका कुल क्षेत्रफल अगर आप बात करें 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, इसीलिए इसे सागर भी कहा जाता है। केवल और केवल सागर भी कह देने मात्र से कैस्पियन सागर को ही जाना जाता है। जबकि अगर हम देखिए, कुछ बच्चों का कहना होगा कि सुपीरियर झील भी हो सकता है, नहीं, आपको बताना चाहूँगा सुपीरियर झील जिसकी जो अगर क्षेत्रफल भी इसका भी नोट कर लीजिए आप, 82,100 किलोमीटर, 82,100 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर नहीं में तो वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है विक्टोरिया, जिन बच्चों ने विक्टोरिया बता रहे हैं उनको भी नोट कर लीजिए, 69,400 वर्ग किलोमीटर, 69,400 वर्ग किलोमीटर। तथा इधर आपको बैकाल दिख रहा है, बैकाल झील जो है 31,500
स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। तो हमने आपको लगे हाथों जो है जितने भी प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे पॉइंट को, उन पॉइंटों से भी आपको रूबरू कराते हुए चलते रहेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है? सीन, वोल्गा, डेन्यूब, टेम्स। कौन से देश की बात कर रहा है? जर्मनी की बात कर रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मित्रों, डेन्यूब। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट किस नाम से जानी जाती है मित्र? नोट कर लीजिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई काला सागर ब्लैक सी में गिरती है। यह 4 यूरोपीय देशों की राजधानियों सहित कुल 10 यूरोप देशों से होकर प्रवाहित होती है। ये भी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं आराम से। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा चेंज करता तो बदल भी सकता था फिर भी, लेकिन आप जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में मैं डेन्यूब को ही बताऊंगा। डेन्यूब आप समझते हुए चलिए। कहाँ से निकला भैया? ब्लैक फॉरेस्ट मतलब काला, यहाँ ब्लैक मतलब आप जानते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके दक्षिण पूर्व में स्थित काला सागर ब्लैक सी में, ब्लैक को ही मिल रहा है, ब्लैक सी में गिरती हुई यह 4 यूरोपीय देशों में, कितने देशों में? 4 यूरोपीय देशों में, 4 यूरोपीय देशों की राजधानियों सहित कुल 10 यूरोपीय देशों में। अच्छा, इसी के साथ एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये तो यूरोप की बात हो रहा है, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी, क्वेश्चन इसमें मैं बोल रहा हूँ अपने तरफ से, आप लिख लीजिए, यांग त्सिंग्यांग नदी। नोट कर लीजिए मित्र, बहुत अच्छा प्रश्न मैंने बोला है, आ गया हाँ याद, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछता एशिया की सबसे बड़ी झील, या सबसे बड़ी झील नहीं, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है यांग त्सिंग्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसकी अगर हम बात करें लंबाई तो इसकी लगभग 6300 किलोमीटर 6300 किलोमीटर है, जो चीन में सीकोंग पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिरती है, यानी पूर्वी चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। अच्छा प्रश्न है, इसलिए हमने आपको ये भी बता दिया। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? किस देश में अमेजन नदी बहती है? क्वेश्चन ये भी कह सकता था किस देश में अमेजन नदी नहीं बहती है। तो अमेजॉन कंपनी आप बहुत फेमस है, जान ही रहे हैं, वैसे ही समझ लीजिए। तो अमेजन जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी, कितनी भैया? विश्व की दूसरी सबसे लंबी एवं अफवाह का मतलब क्या होता है? आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी आयतन ज़्यादा है, यानी इसमें पानी ज़्यादा समा सकता है। लेकिन अमेजन नदी विश्व की सबसे जो है आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वैसे जो है नील नदी है तो आपको पता ही है, लेकिन ये विश्व की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला से निकल करके, कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि अमेजन नदी निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो इस क्वेश्चन में पराग्वे, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना दिया हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील। कौन सा देश हो जाएगा मित्रों? ब्राजील हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। अब देखिए, स्वेज नहर से रिलेटेड एक प्रश्न हमने पिछले क्लास में भी रखा था, इस क्लास में भी रखा, क्योंकि अच्छा प्रश्न इसने बनाया है, एग्जामों में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो स्वेज नहर, जिसको स्वेज कैनल कहते हैं, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। पहले तो एक चीज जान जाइए, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप, मिस्र के कौन से भैया? मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, जो
165 किलोमीटर लंबी और 48 मीटर चौड़ी, 48 मीटर जिसकी चौड़ाई और 10 मीटर गहरी है। इस नहर का निर्माण कार्य सन 1869 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में हुआ था, जो कि 10 वर्षों तक कार्यकाल हुआ और सन 1869 यानी 1869 में इस नहर से यातायात प्रारंभ हुआ। यह विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर के दक्षिणी सिरे पर पोर्ट सुएज तथा उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। अब पोर्ट सईद और क्या दे रहा है, पोर्ट सईद बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सुएज है। तो इतनी सी आप क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म, तो पत्तन युग्म जो है वो है पोर्ट सईद तथा सुएज, पोर्ट सईद तथा सेज ये हैं। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि उत्तरी स्थिति पर अगर देखेंगे, उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह, पोर्ट सईद बंदरगाह जो है ये उत्तर की तरफ, मैं उत्तर लिख देता हूँ, केवल उत्तरी तरफ है, ठीक है। बाकी ये जो सुएज दिख रहा है, सुएज के बारे में भी मैंने बता दिया, जिसको पूरा नाम पोर्ट सुएज है। तो ये दक्षिणी सिरे पर स्थित है, दक्षिणी सिरे पर पोर्ट सुएज है और जो है उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, सू नहर जोड़ती है, सू नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, इसमें आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सू नहर, सू कैनल जो है ये उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील, किसको भैया? उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को किससे जोड़ती है? हुरोन झील से जोड़ती है। ये दोनों झीलें विश्व प्रसिद्ध महान झीलों के भाग हैं। इन झीलों के मध्य सेंट मेरी जलप्रपात स्थित है। तो अभी वो भी पूछा जाए कौन सा जलप्रपात स्थित है? सेंट मेरी जलप्रपात स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का सू नहर जोड़ती है किसको? सुपीरियर व हुरोन को। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? अब देखिए किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात किया जा रहा है, तो बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा को आप भूल नहीं सकते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पहले चीज तो आप एक क्वेश्चन यही देख लीजिए, अगर आपसे यही क्वेश्चन डायरेक्ट कह देता किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र। आपसे यही पूछ लेता कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उस द्वीप का नाम ही है माजुली। कौन सा द्वीप है भैया? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। या भारत के कौन कौन से राज्य से होकर के जाता है, कभी कभी प्रश्न पूछता है, तो आप पहले जान जाइए। या भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी इसीलिए कहा जाता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी। बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्यारा प्रश्न है, प्यारे अंदाज में क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए। इस प्रश्न का जवाब हर बच्चे को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है, हमारे बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको हम आशा भी करते हैं कि आपको आता भी है। चलिए हम इस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। देखिए बिल्कुल सही जवाब तो होगा, आपको बिल्कुल सही आना चाहिए। नाइट्रोजन होगा, हर बच्चे ने सही जवाब दिया होगा। फिर भी थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं मित्रों। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प, धूलकणों आदि से मिलकर बना है। वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों में सर्वाधिक मात्रा जो है, नंबर 1 जो है वो है नाइट्रोजन का। कितना है भैया? 78%, यानी 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय, जो सक्रिय ना हो, गैस है। इस गैस की खोज अगर देखें तो पूछा है कई बार 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में स्कॉटिश वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड, नाम भी लिख लीजिए आप सभी लोग लिख लीजिए, डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। नाइट्रोजन के पश्चात वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। पहले पे आपका नाइट्रोजन है, दूसरे पर ऑक्सीजन है, यानी O2 पाई जाती
है। कितना परसेंट है भैया O2? 21%। फिर इसके बाद नाम आ जाता है आर्गन का। आर्गन गैस कितना है? 0.93%। फिर इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का 0.003। 0.03 ही है, 0.03% पाया जाता है। फिर इसके बाद और भी गैसेस आती जाएंगी, अन्य हैं बहुत ही मामूली मात्रा में। तो इस क्वेश्चन का तो आपको जवाब मिल गया। यानी क्वेश्चन कह रहा था कि वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। पहले स्थान पर नाइट्रोजन, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन, तीसरा स्थान अगर देते इसमें नहीं दिया है तो हम दे सकते थे आर्गन, फिर आपका आता कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। देखिए, धरातल से ऊपर की ओर तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो उस वर्गीकरण में आपको पता है कि परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल जो होता है वो सर्वाधिक यानी सबसे पहले होता है। ये क्षोभ मंडल आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो पहला ऑप्शन पहले क्या होता है? परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। इसी क्षोभ मंडल को एक नाम से जाना जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए, परिवर्तन मंडल। इसको किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? परिवर्तन मंडल के भी नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तन मंडल जो है, इसकी जो धरातल से ऊंचाई है वो है 8 to 18 किलोमीटर, 8 से लेकर के 18 किलोमीटर है। फिर इसके बाद आता है समताप मंडल। यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। समताप मंडल की जो धरातल से ऊंचाई है वो 18 से 50 किलोमीटर यानी 18 to 50 किलोमीटर। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। तो देखिए मित्र, मध्य मंडल यहाँ मिल रहा है, यहाँ मध्य मंडल नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो कट गया। यहाँ से आप इस ऑप्शन को समझ गए कि पहले क्वेश्चन का सही जवाब तो सी होगा, लेकिन हम जान लेते हैं कि ये जो मध्य मंडल है इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 50 to 80 किलोमीटर। कितना? 50 से लेकर के लगभग 80 किलोमीटर होती है। फिर होता है आयन मंडल। ये आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 80 से लेकर के 640 किलोमीटर यानी 80 to 640 किलोमीटर। फिर एक मंडल और होता है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, यहीं तक दिया है, तो उस मंडल का भी आप नाम नोट कर लीजिए, कल को आपके ऑप्शन में मिल सकता है। बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल का मतलब आउट मतलब लास्ट में होता है। आप देखिए, यानी 640 किलोमीटर के ऊपर जितनी भी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? आयन मंडल, बहिर्मंडल होती है। कौन सा मंडल होता है? बहिर्मंडल होता है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, और भी अच्छे प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न आपके और भी एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड बन सकता है। पहले तो इस क्वेश्चन को तैयार करिए। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद होता है बहिर्मंडल। यानी पहले क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। देखिए, कुछ प्रश्न, कुछ जो इससे रिलेटेड और भी प्रश्न निकलते हैं उनसे मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मंडल में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है मित्र, कौन से मंडल में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो ये देखिए, क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल के बारे में अगर हम बात करें तो मौसम संबंधी समस्त घटनाएं। कौन सी संबंधी? मौसम संबंधी। नोट करते जाइए, ये मैं अच्छा पॉइंट बता रहा हूं आपको। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटती हैं ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। जबकि पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगों का परावर्तन जो होता है वो आयन मंडल में होता है। तो ये आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगों का परिवर्तन। किसका? तरंगों का परिवर्तन लिख देता हूं तो यहां से आप समझ जाइए, तरंगों का परिवर्तन। तरंगों का परिवर्तन यानी रेडियो तरंगों का परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है? आयन मंडल में होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड आता है, इसलिए इन प्रश्नों पर आप गौर किया करिए और कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए। ऐसे प्रश्न इतने डीप में आपको शायद कोई बताए, इसलिए बताता हूँ।
देखिए, आयन मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं और भी होती हैं, जैसे ब्रह्मांडीय किरणें, कॉस्मिक रेज कहते हैं, कॉस्मिक रेज का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जो होता है और या होता है, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश भी होता है, और ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। किसमें स्थित होता है? समताप मंडल में स्थित होता है, समताप मंडल में स्थित होता है। तो इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए, यानी आवाज़ जो होती है उससे रिलेटेड प्रश्नों पर इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पूरा एक एक प्रश्नों पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, उसको हम बताते हुए चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर देख लिया। आइए बढ़ जाएंगे आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? लोहा का, जिंक का, टिन का या एल्यूमिनियम का? आप बच्चे कोशिश किया करें कि प्रश्नों के जवाब आप देते रहा करिए। बिल्कुल सही जवाब है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। तो देखिए मित्र, बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसमें हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा ऑक्साइड पाया जाता है? तो नोट कर लीजिए, इसमें हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। यह चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जो गुलाबी, सफ़ेद और लाल रंग का हो सकता है। बॉक्साइट का रंग उसमें उपस्थित लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। लोहे का अंश कम होने पर बॉक्साइट एल्यूमिनियम निकालने के लिए उपयुक्त होता है, अन्यथा यह लैटेराइट के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको पता है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, अफ्रीका की मूलभूत पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अफ्रीका, किसकी बात हो रही फ्रेंड्स? अफ्रीका की मूलभूत पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अब नदी घाटी की बात करेंगे तो आपको पता होगा इसका सही जवाब होगा कांगो। क्या होगा फ्रेंड्स? कांगो होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बी होगा, कांगो। बताना चाहूँगा पिग्मी जो है मित्र, पिग्मी यहाँ पर जो दिया हुआ है ये पिग्मी, इसकी स्पेलिंग जो होती है PYGMY होती है, PYGMY होती है। पिग्मी जो होता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करूँगा, एक सेकेंड। पिग्मी मध्य अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है। क्या है? मूलभूत जनजाति है जो कांगो बेसिन के विषुवत रेखीय वर्षा वनों में निवास करती है। यह एक आखेटक जनजाति है। कैसी जनजाति है? आखेटक जनजाति है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई सारे एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है। मानचित्रण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कार्टोग्राफी, क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाना, मानचित्र कला, जिसको हम हिंदी में कार्टोग्राफी, इंग्लिश में कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र को बनाने का कार्य करने वाले को मानचित्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर जिसको कहते हैं, मानचित्रकार कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 प्रश्न और पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड आपसे, जैसे ये इसी प्रश्न में ये कह दे, मानचित्रों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो मानचित्र पर जो क्षेत्रफल नापा जाता है उसको कहते हैं प्लेनोमीटर। प्लेनोमीटर, नोट कर लीजिए। मानचित्र पर क्षेत्रफल मापना, क्षेत्रफल मापन, मानचित्र पर जो क्षेत्रफल मापन होता है इसको प्लेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? प्लेनोमीटर के नाम से जाना जाता है। और इस पर जो समभारी रेखाएं होती हैं वो दाब को दर्शाते हैं। समभारी रेखाएं जो होती हैं दाब को दर्शाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। आइसोबोथ व्यक्त करती है, आइसोबोथ व्यक्त करती है यानी क्या प्रदर्शित करती है? तो देखिए आइसोबोथ जो होती है मानचित्र पर खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को एक साथ मिलाकर खींची जाती है। समगंभीरता रेखा
या जिसको आइसोबेथ लाइन कहते हैं। इंग्लिश में ये होता है आइसोबोथ लाइन। वैसे हम अगर हिंदी में इसको बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं समगंभीरता, समगंभीरता रेखा, समगंभीरता रेखा आइसोबोथ लाइन होती है। यानी ये क्या नापती है मित्र? गहराई नापती है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसके नाम से कह रहा है? ओशिनिया। तो देखिए ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 14 देश सम्मिलित हैं। कुल कितने देश सम्मिलित हैं पहले तो ये समझ जाइए। टोटल 14 यानी 14 देश सम्मिलित हैं, जिन्हें 3 उपसमूह में बांटा गया है। कौन कौन से 3 उपसमूह हैं आपको बताना चाहूँगा। मेलानेशिया, एक तो आपका हो गया मेलानेशिया, दूसरा हो गया आपका माइक्रोनेशिया, तो तीसरा हो गया आपका पॉलिनेशिया। क्या होता है मित्रों? पॉली नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिख देता हूँ पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में विभक्त किया गया है, जबकि इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। ये इंडोनेशिया जो है आप देख रहे हैं इसमें शामिल नहीं है। आशा करता हूँ कि समझ में आया। क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन पे थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन ये कर रहा था कि निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इंडोनेशिया को नहीं किया गया है, मेलानेशिया को किया गया है, माइक्रोनेशिया को किया गया है, और इधर पॉलिनेशिया भी होता तो इसको भी किया जाता। पॉलिनेशिया को भी विभाजित किया गया है। इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है क्योंकि पॉलिनेशिया का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इसलिए इसको भी हम मान लेते हैं कि सम्मिलित है। बाकी एग्जैक्ट तो पॉलिनेशिया होना चाहिए था। फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें पर। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। मानव विकास रिपोर्ट को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं HDR, क्या बोलते हैं? HDR को प्रकाशित करता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP आपको दिख रहा है, वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट, जिसको HDR कहते हैं, को प्रकाशित करता आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का तो सही जवाब ऑप्शन ए ही हो गया। यह रिपोर्ट मानव विकास स्तर के आधार पर सभी देशों की रैंक आधारित करती है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के सूचकांक हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर। सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी कहाँ पर अवस्थित है इसके बारे में आपको बताना है। दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर? सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में एलैंड्स नदी, कभी कभी पूछा जाता है कौन सी नदी? एलैंड्स नदी एवं पिलानसबर्ग पर्वत के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछे किसके किसके मध्य में स्थित है तो हम इस प्रश्न को इस तरीके से बता सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व संख्या से मापा जाता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? वैसे होना चाहिए था, लिख लीजिए आप, किसकी संख्या से मापा जाता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? तो भैया जनसंख्या का घनत्व जो होगा किससे मापा जाता है? लोगों की संख्या से मापा, मकानों से, परिवारों से, बच्चों से नहीं। जनसंख्या घनत्व तो आपको पता है, वही जनसंख्या घनत्व जो आप पढ़ते हैं उसी जनसंख्या घनत्व की बातें यहाँ पर की जा रही है। वैसे बता दूं आपको, जनसंख्या घनत्व जो मापा जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर। कैसे नापा जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर। आप बता दीजिए
आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके आपको बताना है भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, एक क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, मैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा हूँ। तो भारत की जनसंख्या घनत्व और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा आप सभी बच्चे। तो देखिए समझ लीजिए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र की या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, यदि कोई गांव 1 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है तथा उस गांव में निवासित लोगों की जनसंख्या 150 है, मान लीजिए 175 है, तो उस गांव का जनसंख्या घनत्व 175 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 है। उत्तर प्रदेश की कितना है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है प्रश्न, अच्छे प्रश्न इस पे बनते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पठार पर स्थित नगर हैं, पठार पर स्थित नगर आपको बताना चाहूँगा दक्षिण यूरोप महाद्वीप में आइबेरियन प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में मेसेटा पठार स्थित है। कौन सा पठार, पहले इसका नाम लिख लीजिए, आपने गांव में सुना होगा इस तरीके का नाम, मेसेटा पठार, मेसेटा पठार स्थित है। स्पेन के अधिकांश भाग इसी पठार पर विस्तृत हैं। स्पेन की राजधानी क्या है, पहले ये भी आप समझ जाइए। स्पेन की राजधानी जो है वो है मैड्रिड। क्या है फ्रेंड्स, मैड्रिड भी इसी पठार पर स्थित है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये पठार पर स्थित नगर है, तो भैया स्पेन की राजधानी मैड्रिड यही हो गया आपका सही जवाब, क्योंकि इसमें मेसेटा पठार तो है नहीं, तो आपका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कल का प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, हर दिन की बात आपसे प्रश्न एक पूछा जाता है जिसका जवाब आपको लास्ट में दिया जाता है। तो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर बंदरगाह दिया हुआ है, कौन सा बंदरगाह किसे सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। रॉटरडम, देखिए रॉटरडम बंदरगाह जो है नीदरलैंड्स में है, बिल्कुल सही है। इगारका बंदरगाह चीन में दे रहा है, बिल्कुल गलत है। इगारका बंदरगाह ये रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, रूस में स्थित है, चीन में नहीं है। मांटेवीडियो उरुग्वे में है, मांटेवीडियो उरुग्वे में है, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी हो गया। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसका जवाब आपको हर दिन की भांति कमेंट के माध्यम से देना होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तापीय मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। आपको कूट दिया हुआ है, कूट जो है ये ऑप्शन हमारे टाइप महोदय ने गलत कर दिया है, फिर भी हम इसको सही कर देते हैं। कूट आप ए में मान लीजिए 1 3 4 2, 1 3 4 2 आप सही कर लीजिए। आपको अगले पार्ट में इस क्वेश्चन को इसी तरीके से मिलेगा। दूसरा 2 3 1 4 और ऑप्शन थर्ड में लिख लीजिए 3 4 2 1 और ऑप्शन डी में 2 3 4 1। ये आपका कूट दिया हुआ है मित्र, इस कूट को आपको मिलाना है। यह है ऑप्शन ए, यह है ऑप्शन बी, यह है ऑप्शन सी और यह है ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आज के पार्ट को आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छे से ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। ऐसे हमारे मित्र जिन्होंने वीडियो को देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी भी हमारे वो दोस्त, वो मित्र जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। PDF नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा ये जो डे बाय डे आपको PDF होता है एक साथ ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा और क्वेश्चन का जवाब कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।